हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में लेकर आई हूं। आज के वीडियो में सॉफ्ट स्किल का यूनिट 3 का पूरा सिलेबस तो हम बताएंगे ही, साथ ही 2025 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बताएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने इसमें मेंशन कर दिए हैं। देखिए, ये सारे ही क्वेश्चन विद आंसर्स हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। सिलेबस पर एक नजर डाल लेते हैं। ये सारे इसमें देखिए इसके साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूं। रीडिंग स्टाइल के क्वेश्चन के बिना पेपर सेट नहीं होगा, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको करना ही करना है, इसे कर लीजिएगा। इफेक्टिव राइटिंग टूल्स बहुत ही आसान है, ये आप कर लीजिएगा। उसके अलावा फिर आप करिएगा इंडक्टिव डिडक्टिव ऑर्डर, स्पेशल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लीनियर और इंटरप्टेड ऑर्डर 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिर यहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन का, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का आएगा, तो नोटिसेस आप तैयार कर लीजिएगा, एजेंडा आप तैयार कर लीजिएगा, एंड ये 2 मार्क्स में करिएगा। और इसमें एजेंडा जो है वो आप ड्राफ्ट करना भी सीखना होगा आपको, ठीक है। तो यही इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए सिलेबस पर एक नजर डाल ही लिए, अब आगे चलते हैं और हम अपना मेन कोर्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रीडिंग? देखिए, ये 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीडिंग क्या है। अगर आपसे पूछने लगे कोई तो आप बता नहीं पाएंगे। तो रीडिंग बेसिकली क्या है, इसमें हमें ट्रांसलेट करना होता है। कीवर्ड्स आप पकड़िएगा, किस चीज को ट्रांसलेट करते हैं आप? लेटर्स को या अदर सिंबल्स को, है ना। सिंबल्स में क्या आते हैं, जैसे फुल स्टॉप है, कॉमा है ना, या फिर क्या कहते हैं, हाइफन है, ठीक है। तो इन चीजों को हमें ट्रांसलेट करना होता है। किस में ट्रांसलेट करना, तो किस किस चीज को करना होता है? लेटर्स को और दूसरे सिंबल्स को। सिंबल्स का मतलब प्रतीकों को, है ना। किस में करना होता है? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में ट्रांसलेट करना होता है। किस पर्पस के लिए? अंडरस्टैंडिंग, जिससे हम डेवलप कर सकें एंड जिससे हम उनका डेली लाइफ में बहुत सारे पर्पसेस के लिए, बहुत सारे गोल्स को अचीव करने के लिए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डेली लाइफ के हम उसे यूज कर सकें। अब ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द नीड ऑफ रीडिंग। रीडिंग की देखिए नीड क्या है, तो आप कीवर्ड पकड़िएगा। रीडिंग जो है वो आपकी नॉलेज को बढ़ाती है, ये आपको पता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। रिच से बना है एनरिच, है ना। एनरिच का मतलब आपकी नॉलेज को, रिच का मतलब अमीर करती है, यानी समृद्ध बनाती है, ठीक है। ये हमारे अंदर डीप इंसाइट यानी गहरी परख का डेवलपमेंट करती है। सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में ये हमारे अंदर डीप इंसाइट लाती है। तो देखिए, इस तरह से आप चार्ट भी बना सकते हैं, डीप इंसाइट लिखकर, नॉलेज लिखकर, है ना, इंक्रीज नॉलेज लिखकर। रीडिंग स्किल्स जो हैं वो हमें एनालिटिकल, लॉजिकल और रेशनल बनाती हैं, यानी हम किसी भी बिंदु पर, किसी भी टॉपिक पर तर्कपूर्ण ढंग से अपने ज्ञान को डेवलप कर पाते हैं, तर्क डेवलप कर पाते हैं, रीजन डेवलप कर पाते हैं कि अगर कोई भी घटना हुई है तो उसका कारण क्या है और उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, उसके प्रभाव क्या होंगे। तो ये हमारे अंदर एनालिटिकल, लॉजिकल और रेशनल अप्रोच पैदा करती है। इन तीनों का मतलब है कि हम किसी भी घटना के पीछे होने वाले रीजन का पता लगा पाते हैं कि कोई भी घटना हो रही है तो उसका रीजन क्या है। अगर हम रीडिंग पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। रीडिंग हेल्प अस टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। जीवन में जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड और टेंगल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन देना सिखाती है हमें रीडिंग। जिंदगी में अगर कोई भी, कितनी भी कठिन, कितनी भी टफ, कितनी भी डिफिकल्ट कंडीशन क्यों ना आए, लेकिन अगर हमने रीडिंग कर रखी है तो हम किसी ना किसी माध्यम से उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंच ही जाएंगे। रीडिंग हमारे विजन को डेवलप करती है। ब्रॉडन का मतलब है चौड़ा करती है, विस्तृत करती है, आप यहाँ पर डेवलप भी लिख सकते हैं। तो रीडिंग हमारे विजन को, हमारे दृष्टिकोण को विकसित करती है, हमारे थिंकिंग स्किल को विस्तृत करती है, हमारी क्रिटिकल स्किल्स, ये एनालिटिकल स्किल को ही क्रिटिकल स्किल कहते हैं, क्रिटिकल स्किल को भी डेवलप करती है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही है, विजन ही इसमें अलग है, थिंकिंग स्किल, या यहाँ पर हम प्रोस्पेक्ट लिख सकते हैं। रीडिंग हमें मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, अम्यूज करती है। अम्यूज का मतलब एंटरटेन करती है, एंटरटेन का मतलब मनोरंजन देती है। आपने बचपन में कहानी की किताबें, कॉमिक्स पढ़ी होंगे, है ना। ग्रेट लोगों की जो लाइफ हिस्ट्री है, जो बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, वो हमें मोटिवेट करती हैं, हमें इंस्पायर करती हैं कि किस तरह से जो है महान बना जाता है, किस तरह से लाइफ के संघर्षों से लड़ा जाता है ना। रीडिंग हमें प्लेजर देती है, एंटरटेन देती है, जैसे स्टोरी बुक्स। रीडिंग हमारी वोकेबुलरी को एनरिच करती है। सबसे पहले अगर आपकी वोकेबुलरी को आपको बढ़ाना है तो आपको यही सलाह दी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ठीक है। इट इनडायरेक्टली इंप्रूव्स आवर कम्युनिकेशन। जब आपकी वोकेबुलरी, आपका शब्द ज्ञान बढ़ जाता है तो ये कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल को भी एनरिच करता है, इनडायरेक्टली उस पर भी प्रभाव डालता है। तो देखिए, इतने सारे पर्पस हैं रीडिंग के।
अब आता है टाइप्स ऑफ रीडिंग जिसके बिना पेपर सेट नहीं होगा, ये आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर कर लें। देखिए सबसे पहले जो है चर्निंग आता है। चर्निंग क्या होता है? एक्चुअली ये एक स्पेसिफिक रीडिंग टेक्निक है जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो इंटरप्रिटेशन होता है और दूसरा होता है इन्फेरेंस। अगर हम इंटरप्रिटेशन का मतलब करें तो इंटरप्रिटेशन का हिंदी में मतलब होता है व्याख्या करना, अर्थ निकालना। अब देखिए क्या होता है, इंटरप्रिटेशन का मतलब है टू गेट द समरी ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन ए टॉपिक। टॉपिक पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी समराइज्ड डिटेल प्राप्त करना, यानी उनको समरी में प्राप्त करना, उनको एट अ ग्लांस देखना। ठीक है, एट अ ग्लांस का मतलब है एक नजर देखना, यानी कि ओवरव्यू लेना एक तरह से। और इन्फेरेंस का मतलब बहुत ही स्मार्ट है। इन्फेरेंस का मतलब है टू रीड बिटवीन द लाइंस, यानी कि बिटवीन द लाइंस का मतलब है, इसका ये एक ईडियम है, इसका मतलब है छुपा हुआ अर्थ निकालना। जो चीजें नहीं डायरेक्टली बोली गई हैं उन छिपे हुए अर्थ को भी निकालना, वो फैक्ट समझना दैट आर हिडन, जो छिपे हुए हैं और जिनके बारे में ओपनली डायरेक्टली कहा नहीं गया है। स्टेट का मतलब सेड। ठीक है, तो इन्फेरेंस का मतलब है छुपे हुए अर्थ को निकालना, छुपे हुए सेंस को निकालना, और जो सेंस नहीं खुलकर कहा गया है उस सेंस तक पहुंचना। जैसे पोएट्री रीड करना, पोएट्री में यही तो होता है कि कवि के भाव को, कवि के एक्सप्रेशन को जो उसने डायरेक्टली नहीं बोले हैं वो पढ़ना। एक बुक है नास्ट्रेडम्स की भविष्यवाणियां, है ना, प्रेडिक्शंस ऑफ नास्ट्रेडम्स, तो उसमें भी उन्होंने डिकोड मतलब उन्होंने कोडिंग लैंग्वेज में बात करी है, तो जो डिकोडिंग है वो भी इसी में आएगा, है ना, किसी भी चीजों को डिकोड करना एक तरह से। ठीक है, अब आता है असाइमिलेशन। असाइमिलेशन का हिंदी में मतलब है आत्मसात करना। आत्मसात का मतलब है इम्बाइब करना, यानी कि किसी भी चीज को अंदर तक ले जाना, अंदर तक ग्रहण करना। जब हम चीजों का मेंटल मैप बनाते हैं, यानी चीजों को विजुअलाइज करते हैं, किसी भी पैसेज को पढ़कर जो भी हमने पढ़ा है, तो उसे आत्मसात करना कहते हैं, असाइमिलेशन कहते हैं। सिंपल है, इसमें दो चीजें याद रखनी है, चीजों का मैप बनाना, मेंटल मैप बनाना, और विजुअलाइज करना। ठीक है, तो जब जैसे विजुअलाइज करने का मतलब है जब आप ना पढ़ते, जब आप सुनते सुनते चीजों को का एक पिक्चराइजेशन अपने माइंड में करते जाते हैं। जैसे आपको मान लीजिए किसी मशीन का के बारे में बताया जा रहा है, तो आप उसका चित्रण अंकित करते जाएंगे अपने माइंड में, तो वो चीजें ज्यादा लंबे समय तक आपको याद रहती हैं। तो जब हम चीजों को मेंटल मैप बनाकर समझते हैं, चीजों को विजुअलाइज करके समझते हैं, तो दिस इज कॉल्ड असाइमिलेशन। एग्जाम्पल है किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ना, किसी भी थीम को पढ़ना, या किसी भी थीम को समझना एक चैप्टर पढ़ने के बाद, या किसी टेबल को पढ़ना, याद करना, किसी फॉर्मूला को याद करना। आपको याद होगा जो बचपन में आपने टेबल्स याद करे थे, जो फॉर्मूलाज याद करे थे, वो आपको कितने भी बड़े हो जाएं आपको हमेशा याद रहेंगे। जो आपने वर्णमाला याद करी थी का से ज्ञ तक, ए से जेड तक, वो आपको हमेशा याद रहेगी क्योंकि वो आपने इम्बाइब कर रखी है, पिक्चराइज करके आपको याद कराई गई थी। तो असाइमिलेशन में क्या होता है कि मेंटल मैप बनाना होता है, विजुअलाइज करना होता है, और इस तरह से करा हुआ जो रीडिंग है दैट रिमेन्स इन आवर मेमोरी फॉर लॉन्ग टाइम, दैट रिमेन्स इन आवर मेमोरी फॉर लॉन्ग टाइम। ये लॉन्ग टाइम तक हमारी मेमोरी में अंकित रहता है, फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, लॉन्ग। अब आते हैं स्कैनिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कैनिंग का मतलब है एक्ट ऑफ सर्चिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन ए टेक्स्ट। यहां पर बस इतना ही याद रखना है कि इसमें हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करना होता है। स्कैनिंग में हमें क्या करना होता है कि जो इररेलेवेंट अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है ना, जो अनयूज्ड इंफॉर्मेशन, जो हमारे यूज की नहीं है, दैट इज ऑफ नॉट आवर यूज, दैट इज ऑफ नॉट आवर यूज, ऐसी चीजों को जो हमारी यूज की नहीं है उन्हें हमें रिजेक्ट करना होता है, इग्नोर करना होता है। और क्यों करना होता है? ताकि हम एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो डिजायर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसकी हमें जरूरत है, ऐसे डिजायर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए हमें बाकी चीजों को रिजेक्ट करना होता है, और इग्नोर करना होता है, नेग्लेक्ट करना होता है, इग्नोर करना होता है। ठीक है, जैसे जब आप डिक्शनरी में से कोई पर्टिकुलर वर्ड ढूंढते हैं तो बाकी सारे वर्ड्स को रिजेक्ट करते हुए आप एक पर्टिकुलर वर्ड तक पहुंचते हैं, उस पर्टिकुलर वर्ड को लोकेट करते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है। टेलीफोन डायरेक्टरी में से किसी स्पेसिफिक पर्सन का फोन नंबर लेने के लिए आप इस तरह की टेक्निक का यूज करते हैं, या येलो पेजेस जो बुक होती है उसमें से किसी स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट को लोकेट करने के लिए, किसी का एड्रेस लोकेट करने के लिए भी आप इसका यूज करते हैं। जैसे जब रोल लिस्ट आती है तो या जब आपका जो ये एडमिट कार्ड्स आते हैं, तो आप बहुत सारी गड्डी रखी हुई है, उसमें से अपना एडमिट कार्ड निकालते हैं, तो दैट आल्सो कम्स इन दिस काइंड ऑफ रीडिंग।
स्किमिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैनिंग और स्किमिंग में आगे हम डिफरेंशिएट भी करवाएंगे आपसे। स्किमिंग थोड़ा सा अलग होता है। स्किमिंग में हमें गिस्ट तैयार करना होता है। गिस्ट का मतलब होता है सारांश तैयार करना होता है। वो हम कैसे करते हैं? गोइंग थ्रू द टेक्स्ट टू ग्रास्प द मेन आइडिया। टेक्स्ट को हम पूरा का पूरा गो थ्रू करते हैं, यानी एक नजर निकालते हैं, एक एट अ ग्लांस निकालते हैं मेन आइडिया तक पहुंचने के लिए। इसमें रीडर एक एक वर्ड को प्रोनाउंस नहीं करता, ये यहाँ पर ये देख लीजिएगा, इसमें रीडर एक एक वर्ड को प्रोनाउंस नहीं करता, बल्कि अपना अटेंशन मेन थीम या कोर ऑफ टेक्स्ट पर फोकस करता है। ये एक्चुअली इस तरह की, ये एक्चुअली क्यों करा जाता है? इसमें हमें एक आइडिया मिल जाता है बुक के बारे में। हम बुक को इधर उधर से देखते हैं, कुछ पोर्शंस को बीच में छोड़ते हुए। ये भी देख लीजिएगा, वी रीड द बुक हियर एंड देयर। हम इधर उधर से बुक को पढ़ते हैं, कुछ पन्ने, कुछ पैराग्राफ्स, कुछ शब्दों को छोड़ते हुए, कुछ पोर्शंस को छोड़ते हुए बीच में। इससे हमें बुक के बारे में रफ आइडिया मिल जाता है। जैसे आप जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप थोड़ा सा बुक को उलट पलट कर देखते हैं और उससे आपको पता लग जाता है कि लैंग्वेज कैसी है, टॉपिक कवर हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब आती है इंटेंसिव। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिव में आपको 3 वर्ड बता दे रही हूँ, वो याद रखिएगा। इसमें आपकी डीप रीडिंग होती है, सीरियस रीडिंग होती है और सिंसियर रीडिंग होती है। यानी कि अगर हम बोलें तो इसमें हमें वर्ड टू वर्ड पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? वर्ड टू वर्ड। थोड़ा और लिखना चाहें तो ये लिख लीजिएगा, इसमें हमें वर्ड टू वर्ड पढ़ना होता है। हमें ईच एंड एवरी वर्ड पर फोकस करना होता है। अगर और लिखना चाहें तो रीरीड करना होता है कई बार, या हमें ट्वाइस और थ्राइस यानी 2 टाइम्स और 3 टाइम्स भी हमें पढ़ना होता है। ट्वाइस और थ्राइस का मतलब है 2 टाइम्स या 3 टाइम्स भी हमें पढ़ना होता है। और अंटिल अनलेस वी ग्रास्प द टेक्स्ट एंटायरली एंड कंप्लीटली, जब तक कि हमें मेन आइडिया ग्रास्प नहीं हो जाता कंप्लीटली एंटायरली, तब तक हम पढ़ते रहते हैं। एग्जाम्पल है, जब आप किसी कॉम्प्रीहेंशन को पढ़कर क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन आप तब तक पढ़ते हैं जब तक आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट नहीं हो जाता। टू रीड द टेक्स्ट बुक, जनरली जब हम अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं या कोई साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हैं तो हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, कई कई बार 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, और अगेन एंड अगेन री रीडिंग करते हैं। टू साइन एनी पेपर, कोई भी पेपर को साइन करने से पहले हम उसे कई बार गो थ्रू करते हैं, कई बार बहुत अच्छे से री रीड करते हैं कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसमें हिडन अर्थ निकल रहा हो और जो हमने अच्छे से ना पढ़ी हो। टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ते समय भी हम यही करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ते समय भी हम यही करते हैं। कोई इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको पढ़ते समय भी हम ये वाला ही फॉलो करते हैं। पॉलिसी पेपर या इलीगल पेपर डॉक्यूमेंट को पढ़ते समय भी हम इसी तरह की रीडिंग करते हैं, जहां पर हमें डीप, सिंसियर और सीरियस रीडिंग करनी होती है। क्या करनी होती है? डीप, सीरियस, सिंसियर रीडिंग करनी होती है। या फिर हमें क्या करना होता है? री रीड करना होता है। या फिर हमें क्या करना होता है? ट्वाइस और थ्राइस पढ़ना होता है। ट्वाइस, थ्राइस पढ़ना होता है। अगेन एंड अगेन हमें पढ़ना होता है। अगेन एंड अगेन हमें पढ़ना होता है। एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग में हमें गेस तैयार करनी होती है और इसमें हमें बुक को थोरोली यानी कि एक नज़र पढ़ना होता है। ये कुछ कुछ स्किमिंग जैसे ही है। इसमें आपको ये वाली बात याद रखनी है कि ये जनरल रीडिंग है, जनरल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। इसमें हमें सर्टेन डिफिकल्ट वर्ड्स को हम नहीं भी माइंड करते हैं, अगर उनका अर्थ नहीं निकल रहा होता है तो हम, मतलब अगर वो हमें बहुत अच्छे से नहीं भी समझ में आ रहे होते हैं तो हम उन्हें थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, एक्सप्रेशन को भी इग्नोर कर देते हैं और रीडिंग करते जाते हैं बिना रुके, जब तक कि ये मेन वर्ड, मतलब कई बार क्या होता है कि हम कोई दिक्कत वाले वर्ड आए तो हमने उनको छोड़ दिया क्योंकि हमें सेंस निकल रहा होता है। तो अंटिल अनलेस ये डिफिकल्ट वर्ड हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में बाधा ना बनने लगे, हम उन सर्टेन डिफिकल्ट वर्ड को इग्नोर कर देते हैं, है ना। जैसे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कुछ स्टोरी पढ़ते हो तो आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हो, उसमें कोई एक आध टफ वर्ड आता है लेकिन आपको अर्थ निकल रहा होता है, सेंस निकल रहा होता है, तो आप उसको छोड़ देते हो, है ना। प्लेजर रीडिंग करने के लिए, एंटरटेनमेंट लिटरेचर पढ़ने के लिए जब हम न्यूज़पेपर को दैनिक यूज के लिए पढ़ते हैं तो देखिए हम इसी तरह पढ़ते हैं। अब देखिए न्यूज़पेपर के साथ क्या है, जब आप न्यूज़पेपर को आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, आईएएस की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो आप इंटेंसिव रीडिंग करोगे। लेकिन जब आप न्यूज़पेपर को डेली लाइफ में डेली इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए, जनरल इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए पढ़ोगे तो आप उसको एक्सटेंसिव रीडिंग करोगे, क्योंकि आप उसको जनरल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए पढ़ रहे हो, तो जनरल रीडिंग करोगे। डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटेंसिव में क्या है? डीप, सिंसियर और सीरियस रीडिंग है। एक्सटेंसिव में जनरल रीडिंग है, जनरल इंफॉर्मेशन करने के लिए। आप इस तरह से चार्ट बनाकर लिखिएगा।
इंटेंसिव रीडिंग में हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एक्सटेंसिव रीडिंग में हम थोरोली पढ़ते हैं, यानी एट अ ग्लांस पढ़ते हैं, यानी कि एक नज़र पढ़ते हैं। इंटेंसिव रीडिंग में हम 2 या 3 बार ट्वाइस और थ्राइस पढ़ते हैं, जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग में हम रैंडमली पढ़ते हैं, कुछ वर्ड्स को, कुछ टफ वर्ड्स को बीच में स्किप करते हुए। एग्जाम्पल देख लीजिए इंटेंसिव रीडिंग के, वही सारे, ये वाले सारे एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लीजिएगा। ये सारे ही एग्जाम्पल बड़े छोटे छोटे हैं, अच्छे हैं, तो ये लिख लीजिएगा। और एक्सटेंसिव रीडिंग के एग्जाम्पल है स्टोरी बुक पढ़ना, ट्रैवल बुक्स पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आईएएस प्रिपरेशन, दैट कम्स इन इंटेंसिव रीडिंग, एंड न्यूज़पेपर पढ़ना फॉर डेली इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए, दैट कम्स अंडर एक्सटेंसिव रीडिंग। अब आता है डिफरेंस, ये इस बार के लिए 2025 के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, बिल्कुल तैयार करके चलिएगा। स्कैनिंग और स्किमिंग। स्कैनिंग में हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना होता है जो हमारे यूज, इंटरेस्ट और एडवांटेज की होती है, जबकि स्किमिंग में हमें एक लिस्ट तैयार करने के लिए पढ़ना होता है। स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, रिजेक्ट और इग्नोर करते हैं अननेसेसरी अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, दैट इज नॉट ऑफ आवर यूज, दैट इज नॉट ऑफ आवर इंटरेस्ट एंड एडवांटेज। जबकि स्किमिंग में हम क्या करते हैं, इधर उधर से पढ़ते हैं, लिविंग सम पोर्शंस इन बिटवीन। स्कैनिंग की एग्जांपल है कोई भी वर्ड सर्च करना डिक्शनरी से, टू सर्च आवर नेम, एक नया बता देती हूँ, टू सर्च आवर नेम इन रोल लिस्ट, रोल लिस्ट में अपना नाम देखना, मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना है ना। टू सर्च ए फोन नंबर फ्रॉम टेलीफोन डायरेक्टरी। एग्जाम्पल ऑफ स्किमिंग, स्किमिंग का एग्जाम्पल है टू सर्च सॉर्ट आउट ए बुक ऑफ आवर टेस्ट फ्रॉम लाइब्रेरी। अब आता है, ये देखिए आ चुका है ये क्वेश्चन, ऊपर हमने बता दिया था इंटेंसिव रीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए इंटेंसिव रीडिंग में याद दिला दूं कि ये डीप, सिंसियर और सीरियस रीडिंग होती है। रीड करना होता है हमें, ट्वाइस और थ्राइस पढ़ना होता है, यानी 2 टाइम्स और 3 टाइम्स पढ़ना होता है। वी हैव टू रीड सेम पैसेज अगेन एंड अगेन अंटिल अनलेस वी ग्रास्प द मीनिंग कंप्लीटली एंड एंटायरली। तो डीप अंडरस्टैंडिंग इससे डेवलप होती है। जब आप एक एक वर्ड पर फोकस करेंगे तो इससे क्या होगा, डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, डीप इंसाइट डेवलप होगी, गहरी परख डेवलप होगी, क्योंकि हमारा फोकस हर वर्ड पर है, ग्रामर पर है, डिटेल पर है। जब हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो हमारे अंदर क्लैरिटी आएगी, कंफ्यूजन बिल्कुल रहेगा नहीं, देयर इज नो स्कोप ऑफ अराइजिंग एनी पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। क्लैरिटी डेवलप होगी, एक्यूरेसी डेवलप होगी, वोकेबुलरी इंप्रूव होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी ग्रामेटिकली हमारा ज्ञान परिपक्व होगा, मैच्योर होगा। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, हम क्वेश्चन कुकअप करना स्टार्ट कर देंगे। अगर हमने डीपली रीडिंग करी है तो हम क्वेश्चन बनाने लगेंगे। इससे क्वेश्चन बनाने से क्या होता है कि आप में एनालिटिकल पावर्स डेवलप होती हैं, लॉजिकल और रेशनल पावर्स डेवलप होती हैं। रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब है कितनी देर तक हमारी मेमोरी में रहता है। तो इंटेंसिव रीडिंग के द्वारा जो भी चीजें आप पढ़ते हैं वो असाइमिलेट हो जाती हैं, आत्मसात हो जाती हैं, एंड जो चीजें आत्मसात हो जाती हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कहीं ना कहीं रहती हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या है कि फ्लुएंसी डेवलप होती है, क्योंकि ये जनरल काइंड ऑफ रीडिंग है, जनरल इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए हम इसमें हर वर्ड पर फोकस नहीं करते हैं और थोरोली पढ़ते हैं, एट अ ग्लांस पढ़ते हैं। तो फास्ट रीडिंग की आदत पड़ती है ना, रीडिंग हमारी फास्ट हो जाती है, ओवरऑल मीनिंग हम निकाल पाते हैं, बहुत जल्दी से हम पूरा पेज पढ़ पाते हैं, स्पीड मेंटेन होती है ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, इंटरेस्ट बिल्डअप होता है, और वोकेबुलरी भी एनरिच होती है। अब आता है टिप्स टू डेवलप रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल डेवलप करने के टिप्स क्या हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी रीडिंग स्किल डेवलप हो तो सबसे पहले तो डेली एंड कांस्टेंट प्रैक्टिस आपको करनी होगी, कांस्टेंट प्रैक्टिस आपको करनी होगी, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। यही एक सूत्र है अच्छी रीडिंग डेवलप करने का। फिर आते हैं रीड द वर्ड्स अलाउड। जो भी आप पढ़ रहे हैं वो अलाउड का मतलब है जोर जोर से बोलकर पढ़ें, यानी मन मन में ना पढ़ें, जोर जोर से बोलकर पढ़ें, ठीक है। रीरीड द सेम पैसेज, छोटा सा पैसेज लें, बहुत बड़ा सा पैसेज लेने की जरूरत नहीं है, और उसको रीरीड करें, ट्वाइस और थ्राइस पढ़ें, है ना, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स पढ़ें फ्लुएंसी गेन करने के लिए। अंडरलाइन द कीवर्ड्स और की आइडियाज इन फर्स्ट रीडिंग। पहली रीडिंग में जो जब आप पहले बार उसको रीड करें तो आप कीवर्ड्स जो भी आपको लग रहे हो, की आइडियाज लग रहे हो, उनको पेंसिल से हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लें, और जब सेकेंड और थर्ड रीडिंग करें तो उन्हीं हाईलाइट और अंडरलाइंड पोर्शन पर फोकस करें। अपनी रीडिंग की एक समरी बना लें, आउटलाइन बना लें। उससे आपको क्या होगा कि आपके अंदर, मतलब आपने क्या पढ़ा है वो आपके एक तरह से मेमोरी में आता जाएगा।
आस्क ए क्वेश्चन ऑन द टेक्स्ट, जब आप कुछ पढ़ रहे हो तो एक क्वेश्चन कुकअप करना स्टार्ट करें तो तो आपका क्या होगा, इससे आपका ब्रेन काम करना शुरू कर देगा और आपका ब्रेन ज्यादा अलर्ट, ज्यादा कॉन्शियस हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा और कॉन्शियस हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा। ब्रेकअप द टेक्स्ट इनटू स्मॉलर पोर्शंस, अगर बहुत बड़ी टेक्स्ट है, जैसे इतनी बड़ी है, आपको ज्यादा बड़ी लग रही है, तो आप इतने पार्ट्स में उसको ब्रेकअप कर लीजिए ताकि आपको बोर्डम ना आए और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहे। प्रैक्टिस और रिहर्स करना बहुत जरूरी है। द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर देयर आर चांसेस फॉर यू टू बी स्किलफुल इन योर रीडिंग स्किल्स। बी कंसिस्टेंट, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, रेगुलर बनना है, कंसिस्टेंट ना समझ में आए तो रेगुलर बनना है। डेवलप ए हैबिट टू रीड सम टेक्स्ट ऑन रेगुलर बेसिस, आपको कुछ रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत डालनी है। रीडिंग एप्स भी होती हैं, यूज रीडिंग एप्स, तो उसमें क्या है कि आपकी वोकेबुलरी एनहांस होती रहती है और आपको मार्क्स वगैरह वो मतलब थोड़ा सा खेल खेल में आपको पढ़ा देते हैं। इफेक्टिव राइटिंग टूल्स एंड मेथड्स, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल भी मत डरिएगा, आपको मैं कीवर्ड बता दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस ऑर्डर में हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट से जनरल स्टेटमेंट, बस आप इतना ही याद रखें, अगर आपसे कुछ भी याद नहीं हो रहा है तो, और डिडक्टिव का अलग से याद ना रखें, इंडक्टिव का याद रखें, तो डिडक्टिव ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इंडक्टिव मेथड में आपको क्या करना होता है कि आपको पर्टिकुलर स्टेटमेंट से जनरल की तरफ मूव ऑन करना होता है। जब हम पर्टिकुलर की बात करते हैं तो स्पेसिफिक स्टेटमेंट यानी की स्टेटमेंट यानी टॉपिक सेंटेंस, इसमें हम टॉपिक सेंटेंस पहले होता है और जिसे हम की सेंटेंस भी कहते हैं। फिर लेटर ऑन क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस को हम एक्सप्लेन करते हैं, इलेबोरेट करते हैं, सेंट्रल आइडिया उसका लेते हैं। जैसे हमने मान लीजिए ये कहा वृक्ष हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारा की सेंटेंस हो गया। अब हम उसको इलेबोरेट करेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरली ये वाला जो मेथड है ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में यूज होता है, जहां पर न्यूज़पेपर रिपोर्ट में ये होता है कि क्या कहते हैं, भाजपा को मिलेंगी 400 सीट्स, है ना। फिर उसके बाद उसको इलेबोरेट करा जाता है कि कहां कहां उसको सीट्स मिलेंगी। यहाँ पर हमें हेडलाइंस पहले देखने को मिलती हैं और फिर उसके बाद रिपोर्ट का इलेबोरेशन होता है, यानी रिपोर्ट को व्याख्या की जाती है। तो ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डिडक्टिव ऑर्डर में देखिए ये लिख लीजिएगा कि रिवर्सल है। एक चीज मैं और बता दूं, इंडक्टिव ऑर्डर जो होता है ये डेवलप करा था, इट इज डेवलप, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, डेवलप करा गया था फ्रांसिस बेकन के द्वारा, जो एक एसेइस्ट रहे हैं बहुत बड़े। तो ये एक एडिशनल पॉइंट है जो आप लिख लीजिएगा। और डिडक्टिव मेथड जो है ये एरिस्टोटल द्वारा, अरस्तु जिसे कहते हैं, एरिस्टोटल जो फिलोसफर थे उनके द्वारा डेवलप करा गया है, द ग्रेट फिलोसफर। तो ये देखिए ये आपको कहीं ना मिलेगा, इसलिए आप गेटवे क्लासेस से पढ़ रहे हैं तो ये लाभ लीजिए। इट इज अ रिवर्सल ऑफ द इंडक्टिव ऑर्डर। हाँ बच्चों एक बात और भी है कि सेकंड ये आपका जैसे ही एग्जाम खत्म होगा, आपके सेकंड सेमेस्टर के कोर्स डिजाइन हो गए हैं, तो आप भविष्य में जितनी भी दिक्कत आपको आती है एग्जाम टाइम में, उससे बचने के लिए आप अपना कोर्स आज शाम को ही परचेस कर सकते हैं, ठीक है। परचेस करने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कंटेक्ट कर लीजिएगा। हैव ए वेरी नाइस एंड वेरी शानदार एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। अब आते हैं डिडक्टिव ऑर्डर रिवर्सल है, इंडक्टिव का ये पता ही है। इसमें हमें क्या करना होता है, वी स्टार्ट फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट, हम यहाँ पर जनरल स्टेटमेंट देते हैं, यानी जनरल 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 जनरल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल जनरल सेंटेंसेस हम लास्ट में क्या है कंक्लूजन देते हैं। कंक्लूजन में हमारा क्या आता है, कंक्लूजन में हमारा आता है की सेंटेंस, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ जनरल स्टेटमेंट वी रीच टू द कंक्लूजन, हम कंक्लूजन निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और टॉपिक सेंटेंसेस में लास्ट सेंटेंस होता है, क्योंकि कंक्लूजन जो होता है वही तो टॉपिक सेंटेंस के फॉर्म में होता है। मैथमेटिकल थ्योरम्स में हम जो है थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और लास्ट में हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, तभी तो हम कहते हैं हैंस इट इज प्रूव्ड। तो ये इसका एग्जाम्पल है। स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल का मतलब ही निकल रहा है कि जैसा कि वर्ड अपने आप में खुद ही इंडिकेट कर रहा है, ये स्पेस से रिलेटेड होता है। स्पेस का मतलब है डिस्टेंस। 3-4 वर्ड आप याद रखिएगा, स्पेस, डिस्टेंस और अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब है बनावट। इसमें चीजों, ये एक डेस्क्रिप्टिव राइटिंग का यानी कि एक लेंथी राइटिंग होती है इसमें, जहां पर आइटम्स को कैसे अरेंज करते हैं इन ऑर्डर टू देयर फिजिकल लोकेशन, अपीयरेंस एंड शेप। तो जिस शेप में वो दिखती हैं, जिस अपीयरेंस बनावट में दिखती हैं, उनकी फिजिकल लोकेशन के आधार पर उनका वर्णन करते हैं, चित्रण करते हैं, है ना। इसमें बेसिकली हम शेप वाइज चीजों को
डिस्क्राइब करते हैं। अगर वो राउंड शेप में दिख रही हैं तो उसी तरह से रेक्टेंगुलर शेप में दिख रही हैं तो हम उनको उसी तरह से डिस्क्राइब करते हैं। ओवल शेप में है, अंडाकार शेप में है तो हम उसको उसी तरह से डिस्क्राइब करते हैं। बेसिकली ये पार्ट्स ऑफ मशीन को डिस्क्राइब करने के लिए होता है, या फिर किसी भी एरिया के लैंड को किसी भी एरिया को, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्णन करने के लिए हम इसी मेथड का यूज करते हैं। जैसे किचन एरिया क्या होगा, मॉड्यूलर किचन कैसे बनाई जाएगी, कॉलेज का जो है ऑडिटोरियम कैसे होगा, कितना बड़ा होगा, किस तरह का होगा। तो अगर हम कॉलेज के ऑडिटोरियम को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वी नीड टू यूज स्पेशल ऑर्डर, क्योंकि उसमें हमें स्पेशल ऑर्डर में हमें कैसे डिस्क्राइब करना है कि ये जो स्टेज है ये इतने फुट का है। इस तरह से हमें जिस तरह से चीजें अपीयरेंस वाइज दिख रही हैं, डिस्टेंस वाइज दिख रही हैं, शेप वाइज दिख रही हैं, साइज वाइज दिख रही हैं, शेप और साइज, है ना, इस तरह से ही हम चीजों को अंकित करेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से हो सकता है 2 मार्क्स में आ जाए 2025 में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है इसमें हमें चीजों को टाइम वाइज, बस एक वर्ड याद रखना है, टाइम वाइज आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। इसमें इवेंट्स जो हैं वो उसी ऑर्डर में अरेंज की जाती हैं, इन ऑर्डर ऑफ टाइम। इसमें चीजें ऑर्डर के टाइम में डिस्क्राइब की जाती हैं या अरेंज की जाती हैं, जैसे फर्स्ट टू लास्ट। सीक्वेंशियली का मतलब है सीरियलाइज्ड वे में, इस वे में करी जाती हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है कि हिस्टोरिकल इवेंट को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो वी यूज क्रोनोलॉजिकल मेथड। जब आप अपना रेज्यूमे ड्राफ्ट करते हैं तो भी आप इसका यूज करते हैं। किसी भी चीज के प्रोसीजर और प्रोसेसेस को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसमें चीजों को स्टेप वाइज एक के बाद एक, जैसे हम चाय बनाने का मेथड अगर बनाएंगे तो हम पहले पानी उबालो फिर उसमें चाय पत्ती डालो। तो इस तरह से जब भी हम जो है चीजों को स्टेप वाइज करते हैं, यानी प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स को डिस्क्राइब करते हैं, तो भी हम क्रोनोलॉजिकल मेथड का ही यूज करते हैं। जैसे बर्थ इतने में हुई, ग्रेजुएटेड इतने में हुआ आदमी, मैरिड इतने में हुआ, अवार्ड उसे इतने में मिला। अब देखिए ये जो सारे ऑर्डर्स हैं ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं, बट अगर आप एक बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने की इच्छा करते हैं तो आप ये वाले ऑर्डर्स भी लिख लीजिएगा। 4 ऑर्डर यही थे इंपॉर्टेंट, और 2-3 ऑर्डर अभी इंटरप्टेड ऑर्डर और महत्वपूर्ण है, लिनर ऑर्डर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो ऐसे ही है। कॉज एंड इफेक्ट ऑर्डर बहुत अच्छा है, उसमें हमें R2 पर फोकस करना होता है। R2 का मतलब है रीजन और रिजल्ट। व्हाट मेड एन इवेंट हैपन, यानी कि रीजन क्या था, कोई भी घटना कोई भी घटना के पीछे होने वाले कारण की को सोचते हैं, और आउटकम क्या होगा किसी भी इवेंट का, यानी रिजल्ट क्या निकलेगा, इसमें ये वाली बातें का हम अध्ययन करते हैं। ज्यादातर ये कहाँ पर यूज होता है, एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें, टू राइट एसेज जब लिखते हैं हम तो हम इसका यूज करते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑर्डर, ये हमें सिमिलैरिटीज, पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज, पॉइंट्स ऑफ डिससिमिलैरिटीज, पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन दिखाता है, डिफरेंसेस दिखाता है, किसके बीच में, पीपल के बीच में, आइडियाज के बीच में, कॉन्सेप्ट के बीच में, एस्पेक्ट के बीच में, माइंडसेट के बीच में, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, आइटम्स और चीजों के बीच में। तो हमें क्या फायदा मिलता है कि जब हम कंपैरिजन और कंट्रास्ट करते हैं तो वी आर एबल टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। क्या है, हम बेस्ट ऑप्शन को, हमारे पास 5-6 ऑप्शन है, तो जब हम कंपेयर कंट्रास्ट करेंगे तो वी गेट टू नो अबाउट विच ऑप्शन इज द बेस्ट फॉर अस। इंटरप्टेड ऑर्डर, इंटरप्शन का मतलब है बीच में रोकना। तो देखिए अगर हम देखें तो प्रोफेशनली इंटरप्शन जो है वो एक पॉजिटिव टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी पैराग्राफ राइटिंग में इंटरप्शन मेथड यूजफुल होता है। कैसे, जब हमें लाइन ऑफ थॉट को एक टर्न देना होता है, मोड़ देना होता है, जब हमें आइडियाज को चेंज करना होता है, जब हमें एक न्यू कॉन्सेप्ट को डेवलप कराना होता है। तो इस तरह से पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा, टू गिव ए टर्न टू द लाइन ऑफ थॉट, है ना, टू चेंज द आइडिया, टू इंट्रोड्यूस ए न्यू आइडिया इन न्यू कॉन्सेप्ट। तो हम इस वाले का यूज करते हैं। लिनर मेथड में क्या होता है कि ऑथर जो है सिस्टमेटिकली सीक्वेंशियली मूव करता है, और उसे क्या क्या स्टेप करने होते हैं। सबसे पहले वो आइडिया को गैदर करता है, यानी विच आइडिया ही इज गोइंग टू राइट ऑन, कौन से आइडिया पर लिखने वाला है। फिर वो उस पर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करता है। फिर वो अपनी इंफॉर्मेशन को के बारे में और थोड़ा सा अगर कहीं से मिल सकता है तो रिकलेक्ट करता है। फिर वो चेंज करता है, जो अननेसेसरी आइडियाज हैं उनको चेंज करता है, डिलीट करता है, या कुछ अगर उसे लगता है तो ऐड करता है ना, एडिटिंग एक तरह से। प्रूफ रीडिंग, फाइनली जब उसका ये सब हो जाता है तो वो एक प्रूफ रीडिंग करता है, और फाइनली
और फिर फाइनल ड्राफ्ट बनाता है और फिर उसको ब्लूप्रिंट को, जो उसका मतलब कच्चा एक प्रिंट तैयार हो जाता है, वो उसको पढ़ने के लिए देता है कि कहीं कोई गलती हो तो बता दी जाए। एक्सपोजिशन मेथड जो है उसमें हमें दो चीज़ों को पर फोकस करना होता है, एक्सप्लेन करने। एक्चुअली बेसिकली ये जो है, इस मेथड के थ्रू हम चीज़ों को एक्सप्लेन और डिस्क्राइब करते हैं। टॉपिक सेंटेंस जनरली फर्स्ट सेंटेंस होता है और पूरा पैराग्राफ उसी टॉपिक सेंटेंस के इर्द गिर्द घूमता है, उसी टॉपिक सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन होता है। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन मेथड में राइटर जो है एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करता है और फिर वो सोल्यूशन देता है या मल्टीपल सोल्यूशंस देता है, सीरीज ऑफ सोल्यूशंस देता है, सोल्यूशन देता है, मल्टीपल सोल्यूशन देता है, सीरीज ऑफ सोल्यूशन देता है। और अगर राइटर अपने सोल्यूशन से लोगों को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका पैराग्राफ इन्फ्लुएंशियल भी बन जाता है, विनिंग भी बन जाता है, और वो अपने पाठकों पर एक इंडेलिबल इंप्रेशन, एक अमिट छाप छोड़ता है, यानी उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा बन जाता है। एग्जाम्पल में प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, जब हम ऐसे लिखते हैं ना आईएएस पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसी मेथड का यूज करते हैं। एक तो प्रॉब्लम एंड कॉज एंड इफेक्ट ऑर्डर का, और एक प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन मेथड का। प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स टू चेक पॉल्यूशन, या फिर आपके टॉपिक है ना स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए एक आया था इसमें कि आपका ना ये ये आपको पैराग्राफ लिखना है और ये लिखना है आपको इंडक्टिव ऑर्डर में। आप डिडक्टिव ऑर्डर में भी लिखना सीख लीजिएगा, इसी का उल्टा कर दीजिएगा तो डिडक्टिव ऑर्डर हो जाएगा। टॉपिक सेंटेंसेस में पहले ही लिखना है ट्रीज आर इसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस हो गया। ट्रीज जो है वो अर्थ पर लाइफ को सस्टेन करने में, पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए ट्रीज परफॉर्म सेवरल वाइटल फंक्शंस, ट्रीज बहुत सारे वाइटल बड़े बड़े फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं जो डायरेक्टली ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। स्पेसिफिकली ट्रीज जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, एयर को ब्रीदेबल यानी सांस लेने योग्य बनाते हैं सभी लिविंग बीइंग्स के लिए। दे प्रिवेंट सॉयल इरोजन, वो मिट्टी की के अपरदन को रोकते हैं। बाई होल्डिंग द अर्थ को होल्ड करके अपनी रूट्स से, और वाटर साइकिल को रेगुलेट करते हैं ट्रांसपायरेशन के द्वारा। तो ये सारे हम बता रहे हैं ना कि किस तरह से करते हैं। अर्बन एरियाज में ट्रीज जो है वो हीट को रिड्यूस कम करते हैं, लोअर पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं और शेड प्रदान करते हैं, छाया प्रदान करते हैं। बियॉन्ड इकोलॉजी, इकोलॉजी से अगर अलग हटकर देखें तो वो हमारी लिवलीहुड को भी, हमारी आजीविका को भी सपोर्ट करते हैं, हमें टिम्बर देकर, हमें फ्रूट्स देकर, हमें मेडिसिनियल प्रोडक्ट्स देकर, है ना। इस तरह से क्लाइमेट जो है बैलेंस होती है। फ्रॉम क्लाइमेट बैलेंस टू डेली ह्यूमन नीड्स, क्लाइमेट बैलेंस से लेकर डेली ह्यूमन नीड्स को पूरा करने में, सर्वाइवल एंड वेल बीइंग ऑफ लाइफ के सर्वाइवल और वेल बीइंग को पूरा करने में ट्रीज जो हम बेसिकली हैवीली डिपेंड हैं ट्रीज पर, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला। अब अगर मान लीजिए ये डिडक्टिव ऑर्डर में लिखने को आएगा तो आप ये सारे पॉइंट उठाकर जो है, जैसे देयरफॉर वाला तो नहीं, ये सारे पॉइंट उल्टे कर दीजिएगा और फिर लास्ट में देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रीज आर इसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। इफेक्टिव राइटिंग टूल्स, ये भी इस बार के लिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो देखिए इफेक्टिव राइटिंग टूल्स क्या है। अगर वैसे ही हम बात करें तो राइटिंग टूल्स जो हैं, आउटलाइन, सबसे पहले कोई भी चीज लिखने में आ रहे हो तो आउटलाइन तैयार कर लो। तो फिर आप अगर आपने एक बार आउटलाइन तैयार कर ली है, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, खाका तैयार कर लिया है, तो आप ऑटोमेटिकली उन आउटलाइन को डेवलप करते जाएंगे। तो आइडियाज को स्ट्रक्चर करना है ड्राफ्टिंग से पहले। और फिर ये 5W1H, ये है आंसर। हम जो भी लिखने जा रहे हैं, हमारा राइटिंग का जो पीस है, कंटेंट है, वो इन 5 क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। हु, व्हाट क्या है, क्यों कब होगा, वेयर कहाँ होगा, क्यों होगा, और हाउ फॉर हाउ। तो इन 6 क्वेश्चंस का इस तरह से बना लीजिएगा ड्राफ्ट। हु, व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर और व्हाई, इन क्वेश्चन का आंसर अगर हमारा पैराग्राफ इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तो वो कंप्लीट है। किसका है, ये किस एक एक्रोनिम है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, जो भी पैराग्राफ हम लिखने जा रहे हैं वो शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए। बहुत ज्यादा टू मेनी वर्ड्स का यूज नहीं करना है और जार्गॉन्स को अवॉइड करना है। ये अगला, जार्गॉन्स का मतलब है
टफ टिपिकल टर्म्स। जर्गॉन्स का मतलब क्या है? टफ टिपिकल टेक्निकल टर्म्स। ठीक है। इन्वर्टेड पिरामिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। इन्वर्टेड पिरामिड का मतलब है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो शुरू में आएंगी और फिर उसकी डिटेल लेटर ऑन आएगी। पार्क, पार्क भी एक एक्रोनिम है। प्रॉब्लम पहले लेंगे, फिर प्रॉब्लम पर क्या एक्शन लेने जा रहे हैं वो लेंगे और उस एक्शन के क्या रिजल्ट निकलेंगे। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा है। अगर हम और भी बात करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल टूल भी आजकल बहुत सारे डेवलप हो गए हैं। तो देखिए ग्रामरली एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जहां पर हम कोई भी चीज लिख रहे हैं तो ग्रामर, टोन और क्लैरिटी चेक करने में हमारी मदद करती है। हेमिंगवे एडिटर जो है वो कॉम्प्लेक्स पैसिव सेंटेंसेस बनाता है। नोशन गूगल डॉक्स जो है वो ड्राफ्ट करता है, आउटलाइन कोलैबोरेटिव लाइव करता है। थिसारस जो है एक डिक्शनरी है और हम इसमें से सिनोनिम कंसल्ट कर सकते हैं जिससे हमारा रिपीटिशन अवॉइड होगा और मोनोटोनसनेस खत्म होगी। जोटैरो और मैंडेले जो है वो साइटेशंस को मैनेज करता है। साइटेशन का मतलब है कि कोटेशन, किसने क्या बात कहाँ पर कही है, रेफरेंसेस देता है। ये बेसिकली ये वाला जो है वो हमें टेक्निकल पेपर लिखने में काम आता है। इसके अलावा चैट जीपीटी हो गया, एआई हो गया, इस तरह के आप यहाँ पर टूल डाल सकते हैं। आप नए जमाने के स्टूडेंट्स हैं तो कुछ एक टूल्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में आपके भी आने चाहिए। एप्लीकेशन टू द बैंक मैनेजर ये पहले आई हुई है। देखिए इसमें जब भी हम इस तरह के कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं तो हमें किस तरह करना होता है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना होता है टू द बैंक मैनेजर केनरा बैंक मेरठ। सब यहाँ पर एक लाइन का स्पेस देंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे, फिर एक लाइन का स्पेस देंगे, फिर यहां से लिखेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई लॉस्ट माई एटीएम कार्ड टुडे व्हाइल शॉपिंग। शॉपिंग करते हुए मेरा एटीएम कार्ड लॉस्ट हो गया। माई वैलेट यूज टू स्लिप्ड फ्रॉम माई पॉकेट। मेरा वॉलेट जो है वो मेरी पॉकेट से स्लिप हो गया, फिसल गया और एटीएम कार्ड इसी के अंदर रखा हुआ था। एटीएम कार्ड वाज केप्ट इनसाइड इट। काइंडली ब्लॉक माई एटीएम कार्ड। ये अगली लाइन से भी लिख सकते हैं, मेरा एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दीजिए किसी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस को, प्रिवेंट का मतलब है रोकने के लिए। आई शैल बी, ये भी अगली लाइन से लिख सकते हैं, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। थैंकिंग यू, फिर एप्लीकेंट लिखेंगे यहाँ पर। देखिए योर्स ओबीडेंटली, जितने भी बैंक से रिलेटेड एप्लीकेशन लिखेंगे उसमें ओबीडेंटली वाला वर्ड यूज नहीं करेंगे बल्कि एप्लीकेंट वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, अकाउंट नंबर, फोन नंबर लिख लीजिएगा। ये भी अगली एप्लीकेशन एसएमएस फैसिलिटी अवेल कराने के लिए। तो देखिए आई वॉन्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू अपील, अपील की जगह अर्ज लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। that I want to avail SMS alert on my registered mobile number. Being a working professional होने के नाते it is impossible for me, ये मेरे लिए impossible है कि मैं ब्रांच को हर बार विजिट करूं। to check my transaction, अपने ट्रांजेक्शन को चेक करने के लिए SMS अलर्ट मेरे को हेल्प करेगा। मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ये है, थैंकिंग यू। फिर यहाँ पर ये सब आप डाल देंगे। रेज्यूमे देखिए यहाँ तक तो यहाँ पर एक फोटो का स्पेस बना दीजिएगा। कभी भी अपना रियल नेम मत लिख कर आइएगा, यहाँ पर क्रॉस लगाइएगा। ये दो लाइन जो है ये एड्रेस लाइन होती है। यहाँ पर अपना एड्रेस और भी A24 है ना, गंगानगर, ओ पॉकेट, इस तरह से करके लिखिएगा। फिर इसमें आपको ईमेल आईडी देनी होती है, ईमेल आईडी बिल्कुल इसी तरह लिखिएगा और फोन नंबर। ऑब्जेक्टिव आप और भी अच्छे लिख दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में क्या लिखना होता है कि हम वहां पर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा पर्पस क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो मैं अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट प्रूव करना चाहता हूँ जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं संबंध रखता हूँ। कैसे? अपने हार्डवर्क से, अपने डेडिकेशन से, अपने पोटेंशियल से, अपने स्किल से, अपनी लॉयल्टी से। लॉयल्टी का मतलब वफादारी से। यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन में साफ साफ टेबल बनाकर आइएगा। यहाँ सीरियल नंबर और भी बढ़ा सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कोर्स यानी बीटेक, यहाँ अपनी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करना है। रिसेंट मोस्ट क्वालिफिकेशन जो है यानी लास्ट टू फर्स्ट करना है आपको, है ना। तो लास्ट क्वालिफिकेशन बीटेक मान लेते हैं, ये वाला सन है, AKTU से करा है। सब्जेक्ट ऑफर में बीटेक जो भी आप स्पेशलाइजेशन है वो लिखेंगे यहाँ पर। यू नीड नॉट टू मेंशन योर सब्जेक्ट, CSE, सिविल, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब लिखेंगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड। फिर इंटरमीडिएट आपने इस तरह से करा, यहाँ पर CBSE, बिहार बोर्ड, ये सब डाल देंगे आप। ICSE बोर्ड डाल देंगे। हाई स्कूल में आपके ऑल सब्जेक्ट होते हैं, इसमें PCM PC भी होते हैं। ट्रेनिंग जनरली जो है 15 दिन की मिनिमम होती है और 3 मंथ्स की मैक्सिमम होती है।
तो आप जो भी आपको लगता है अप्रोप्रिएट वो डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1 मंथ ट्रेनिंग डाली है फ्रॉम एचसीएल टेक्नोलॉजीज नोएडा, 15 डेज समर ट्रेनिंग इन एप्टेक इंडिया गाजियाबाद। एक्सपीरियंस में आप यहाँ पर लिख सकते हैं अप्लाइंग एज ए फ्रेशर। की स्किल में आपका जैसे मान लीजिए आप सिविल में है तो ऑटो कैड डाल दीजिएगा। की स्किल में यहाँ पर मैंने कॉम्पिटेंसी इन जावा एंड C++ डाली है, आप कुछ और डालिएगा। स्ट्रेंथ और वीकनेस के पॉइंट में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट लिखिएगा। आई एम हार्ड वर्किंग, लॉयल, पैशनेट टू वर्क, वर्कोहलिक, काम करने वाला, यानी कि जो आप रियल में हैं वही डालिएगा। खैर यहाँ तो एग्जाम है, एग्जाम में तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। आई एंजॉय वर्किंग ऑन सम न्यू प्रोजेक्ट, आई एंजॉय वर्किंग और यहाँ पर फुल स्टॉप है, फिर ये ऑन सम न्यू वर्किंग ऑन, आई एंजॉय वर्किंग और वर्किंग ऑन सम न्यू प्रोजेक्ट इज माई पैशन। नए प्रोजेक्ट पर काम करना मेरे लिए पैशन है। आई नेवर चीट विद पीपुल, ये अगली लाइन में लिखेगा, ये थर्ड है। मैं कभी भी लोगों के साथ धोखा नहीं करता, डिसीव नहीं करता, छल नहीं करता। वीकनेस में ऐसी वीकनेस डालनी होती हैं जो संस्था के लिए कहीं ना कहीं काम आए। यहाँ मैंने डाल दिया है होम सिक हूँ, एग्रेसिव टू वर्क हूँ, वर्क करने के लिए एग्रेसिव हूँ, इमोशनल हूँ कुछ ना कुछ सीमा तक। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे आप। डिक्लेरेशन करेंगे, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द अबव डिटेल्स आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। मैं यहाँ डिक्लेयर करता हूँ कि जितनी भी पीछे डिटेल दी गई हैं वो मेरी नॉलेज के अनुसार सही हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है, किसी भी बात को गोपनीय नहीं रखा गया है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। सिग्नेचर ऊपर आते हैं और नीचे आप नाम लिख देंगे यहाँ पर। अब आता है व्हाट इज एजेंडा। एजेंडा जो है वो एजेंडम की सिंगुलर फॉर्म है। एजेंडा होता क्या है ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लिस्ट ऑफ पॉइंट्स होता है, जो लिस्ट ऑफ पॉइंट्स एक पर्टिकुलर मीटिंग में डिस्कस किए जाने हैं। जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज में आप एक मॉनिटर हैं या कोऑर्डिनेटर हैं क्लास के, आपने कल एक मीटिंग बुलाई है, तो आप एक दिन पहले मीटिंग में आप क्या क्या किन किन बिंदुओं पर किन किन पॉइंट्स पर डिस्कस करना चाहते हैं उन पॉइंट्स की एक लिस्ट तैयार करके देंगे, तो एजेंडा वही कहलाता है, उसी को एजेंडा कहते हैं। एजेंडा कब भेजा जाता है? एटलीस्ट 1 डे प्रायर टू द स्केड्यूल्ड डेट ऑफ मीटिंग। जो मीटिंग की स्केड्यूल्ड डेट है उससे लगभग एक दिन पहले भेजा जाता है, 24 घंटे पहले भेजा जाता है, 24 आवर्स बिफोर, जिससे कि मेंबर्स पार्टिसिपेट करने में, डिस्कस करने में, अपने ओपिनियंस को सामने रखने में, अपने पॉइंट्स को सामने रखने में, अपने वैल्यूएबल सजेशंस को सामने रखने में के लिए रेडी हो जाएं। ऑब्जेक्टिव क्या है एजेंडा के? टीम मेंबर्स को मेंटली, फिजिकली, मॉरली प्रिपेयर करना। मेंटली का मतलब सो दैट उनके माइंड में पॉइंट्स आ जाएं, फिजिकली ताकि वो अच्छे से ड्रेसअप होकर आए, फिट होकर आए, मॉरली का मतलब है ताकि वो हर तरह से, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से और नैतिक रूप से पंक्चुअल होकर आए। मेंबर्स को रेडी करना पार्टिसिपेट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, अपने वैल्यूएबल सजेशन, ओपिनियन, पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, रिकमेंडेशंस को सामने रखने के लिए। जो वो पॉइंट रेकमेंड करना चाहते हैं, जो वो सिफारिश करना चाहते हैं, जिसका वो सजेशन देना चाहते हैं, वो सारे पॉइंट्स रेडी रखें वो मेंबर्स, जिससे तैयार हो सकें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपनी सारी फाइल्स के साथ, अपनी सारी जो भी उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह है वो मतलब डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपने तैयार हो सकें। एजेंडा तैयार कौन करता है? कोई भी डेजिग्नेटेड मेंबर जिसको ये डेजिग्नेशन दिया गया हो, और जनरली वो मेंबर कौन होता है? जनरली वो सेक्रेटरी होता है, ठीक है। अब एजेंडा में होता क्या क्या है? तो मीटिंग की डेट और टाइम होती है, वेन्यू होता है मीटिंग का, टॉपिक या लिस्ट ऑफ टॉपिक या पॉइंट्स जो डिस्कस किए जाने हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं पर्टिकुलर मीटिंग के लिए। जैसे मान लीजिए कल हमने पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलाई है, तो हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करनी होगी, हर सब्जेक्ट के मार्क्स की टेबुलेशन तैयार करनी होगी। एजेंडा तैयार करने के लिए गाइडलाइंस क्या है? सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एजेंडा में कवर होने चाहिए विदाउट मिसिंग इवन ए सिंगल पॉइंट। हर पॉइंट मेंशन होना चाहिए। ये एक अनबायस्ड, इम्पार्शियल मैनर में तैयार होना चाहिए, यानी जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए हमें एजेंडा तैयार करना है। क्रिस्प होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए अपने पर्पस में। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि एक्यूरेट एजेंडा किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, अगर एजेंडा एक्यूरेट है तो क्रियास कम होगा, यानी कि प्रॉब्लम कम होगी, न्यूएंसेस नहीं होंगे, डिसीजन फास्टर होंगे और अच्छे रिजल्ट होंगे कम टाइम में, है ना। मोर रिजल्ट इन लेस टाइम, प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम को, किलिंग ऑफ टाइम को रोकेगा।
टाइम बचाता है, टॉपिक सभी लोगों को टॉपिक एडवांस में पता होते हैं, तो मीटिंग जो है फोकस्ड होकर तैयार होती है, फास्टर फिनिश हो जाती है। पर्पसेस क्लियर होते हैं, बेटर प्रिपरेशन, टीम जो है वो डेटा रिपोर्ट सॉल्यूशंस के साथ रेडी होकर आती है। अकाउंटेबिलिटी, टास्क ओनर, डेडलाइन, सब कुछ इसमें। टास्क इसमें कौन सा व्यक्ति किस टास्क को करेगा, कौन सा व्यक्ति की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेडलाइंस इसमें जो है लिस्टेड होती हैं, कौन से काम को कितने समय सीमा में खत्म किया जाना है, ये डेडलाइन हुआ, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन बाद में नहीं उठता है। रिकॉर्ड एंड फॉलो अप, इसमें हमें रिकॉर्ड लेने के लिए देखिए एजेंडा के बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग बनते हैं, तो अगर एजेंडा अच्छे से तैयार है तो हमें मिनट्स ऑफ मीटिंग को भी तैयार करने में परेशानी नहीं होती है। पार्टिसिपेशन को बूस्ट करता है, लोग जो है वो ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं, ज़्यादा कॉन्शियसली और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उन्हें कल से ही, अब मान लो आपको एकदम से उठाकर बोल दिया जाए कि चलो भाई चलो मीटिंग है, तो आप कितना अनकंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन अगर आपको एक दिन पहले से पता हो तो कन्वीनियंटली आप पार्टिसिपेट करेंगे, कंफर्टेबली पार्टिसिपेट करेंगे। अब आते हैं मीटिंग। मीटिंग जो है वो माइन्यूटा स्क्रिप्चरा से लिया गया है, जिसका मतलब है स्मॉल मीटिंग। अब आता है मीटिंग के मिनट्स क्या होते हैं। तो देखिए मीटिंग के मिनट्स जो होते हैं ये सब बेकार की चीजें हैं, मैं यहां से बता देती हूँ। मिनट्स आर नोट्स दैट आर रिकॉर्डेड इन ए पर्टिकुलर मीटिंग। मिनट्स जो हैं वो नोट्स होते हैं, लिस्ट ऑफ पॉइंट्स होते हैं that have been discussed in a meeting, that have been discussed in a meeting। जो पॉइंट डिस्कस किए गए हैं मीटिंग में उनकी लिस्ट, ठीक है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन, जनरली कौन तैयार करता है, जनरली ये भी डेजिग्नेटेड मेंबर तैयार करता है, सेक्रेटरी जनरली। मिनट्स में क्या क्या होता है, डेट एंड टाइम होती है मिनट की, डेट एंड टाइम होता है मीटिंग का, अटेंडीज किस किसने अटेंड किया, कौन कौन एब्सेंट रह गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है। प्रीवियस मीटिंग के किस पॉइंट पर एक्सेप्टेंस हुआ, स्वीकृति बनी, किस पर अमेंडमेंट यानी कि सुधार हुए यानी इंप्रूवमेंट हुए, क्या डिसीजन आए, है ना, क्या एक्टिविटीज, क्या डिसीजन आए, क्या एक्टिविटीज की गई, किन पॉइंट पर एग्रीमेंट हुए, डेट टाइम वेन्यू, नेक्स्ट मीटिंग का डेट टाइम और वेन्यू भी इसमें होता है, और डॉक्यूमेंट क्या क्या इंक्लूड किए गए मीटिंग के रिपोर्ट में ये भी इसमें आता है। गाइडलाइन क्या है तैयार करने की, मिनट को तैयार करने की जो सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट गाइडलाइन है वो ये है कि जस्ट आफ्टर वंस द मीटिंग इज ओवर, जैसे ही मीटिंग, एज सून एज द मीटिंग इज ओवर, जैसे ही मीटिंग ओवर हो वैसे ही हमें मिनट्स प्रिपेयर कर लेने हैं, सो दैट नो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मे बी स्किप्ड फ्रॉम आवर माइंड। आउटलाइन को रिव्यू करना है, एडजस्टमेंट करने हैं, रिवाइज द मिनट्स को रिवाइज करना है, और ये इंश्योर करना है कि मिनट्स हमारे छोटे हों, कंप्लीट हों, क्लीन हो, क्लियर हों। डिफरेंस बिटवीन एजेंडा एंड मिनट, ये भी 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दो इस तरह से करके लिखिएगा, यहाँ पर हम कर नहीं पाए हैं इसे। एजेंडा जो है वो पहले तैयार कराया जाता है, मिनट्स जो है वो मीटिंग के बाद तैयार करी जाती हैं। तो ये देखिए इतना सा याद करना है। एजेंडा का ऑब्जेक्टिव होता है डिस्कस करना, प्रपोज करना, वोट करना किसी भी टॉपिक पर, जबकि मिनट का ऑब्जेक्टिव होता है क्या कहा गया, क्या सुना गया, क्या करा गया, क्या देखा गया, उसका रिकॉर्ड करना। एजेंडा फ्यूचर टेंस में ड्राफ्ट होता है, मिनट्स जो है पास्ट टेंस में ड्राफ्ट होते हैं। तो यही अंतर है। अब आते हैं व्हाट इज अ नोटिस। नोटिस देखिए क्या है, एक फॉर्मल रिटन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है ना, जो किसी इवेंट को अनाउंस करता है, जो किसी इवेंट के बारे में डिक्लेरेशन देता है, और ये बहुत ही प्रिसाइज लैंग्वेज में लिखा जाता है। पर्पस क्या है, नोटिस का पर्पस है किसी भी ओकेजन, किसी भी इशू, किसी भी इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करना। डिसमिनेट का मतलब है फैलाना, स्प्रेड, अगर नहीं आए तो स्प्रेड कर लीजिएगा। कन्वे अर्जेंट इंफॉर्मेशन, किसी भी अर्जेंट इंफॉर्मेशन को कन्वे करना, पहुंचाना। टू कॉल फॉर ए मीटिंग, मीटिंग कॉल करना इमीडिएटली, अगर हमें कोई मीटिंग कॉल करनी हो तो। गाइडलाइंस फॉर नोटिस राइटिंग, नोटिस राइटिंग की गाइडलाइन है कि जब भी हम कोई नोटिस बनाएं तो ये एक बॉक्स में एनक्लोज रहना चाहिए। जो नोटिस वर्ड है, डेट और नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, वो टॉप पर रहना चाहिए, जैसे ये है इस पर, यहाँ पर टॉप पर रहना चाहिए, ठीक है।
ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी मैंशनड, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंशन होनी चाहिए, जैसे कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इन्फॉर्मेशन क्या है, और इन्फॉर्मेशन क्या है और इन्फॉर्मेशन किसके लिए मेंट है, बनी है, यानी किसके काम की है। पर्पस जो है नोटिस लिखने का वो क्लियर होना चाहिए। हाईली फॉर्मल टोन, हाईली फॉर्मेट स्टाइल, यानी एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। यूजुअली थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। और एक अच्छा लिखा हुआ जो नोटिस है वो इन 5 क्वेश्चन का जवाब देता है। वेयर विल द इवेंट टेक प्लेस, ये इवेंट है, इवेंट कहाँ पर टेक प्लेस होगी, घटित होगी, यानी वेन्यू क्या होगा उसका। when it will take place, यानी टाइम क्या होगा, कब घटित होगी। who can apply, यानी कि who can participate, ठीक है। whom to contact और apply, यानी contact person के बारे में पता दिया होता है कि आपको किससे contact करना है। why it is sent, यानी कि इसका पर्पस क्या है, क्यों भेजी जा रही है। ये वाला आ चुका है, ये एप्लीकेशन। एक मिनट जरा, एक सेकेंड बस। चलिए पहले ये नोटिस हम बाद में पढ़ा देंगे, पहले चलिए अब ये है तो यही पढ़ लीजिए। ये देखिए एप्लीकेशन जो है कैंसिलेशन ऑफ चेक की आ चुकी है कई बार। तो कैंसिलेशन ऑफ चेक में वही, जब हम मैनेजर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पर आपको अपना डिटेल डाल देंगे आप, ये आप ऊपर वाले लेटर्स में भी डाल सकते हैं। डेट डाल देंगे, एक लाइन यहाँ छोड़िए, यहाँ भी छोड़िए, टू द ब्रांच मैनेजर। फिर यहाँ पर हम एक लाइन का स्पेस दे देंगे, रिस्पेक्टेड सर और मैम, आई राहुल वर्मा होल्ड सेविंग अकाउंट नंबर इतने इन योर ब्रांच। सिंपल सी लाइन है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली स्टॉप द पेमेंट ऑफ चेक नंबर ये फॉर इतने, अमाउंट लिख देंगे, इशूड इन फेवर ऑफ मिस्टर शर्मा, मैसर्स शर्मा एंटरप्राइजेज, है ना। द रीजन फॉर कैंसिलेशन इज दैट द चेक वाज मिसप्लेस्ड। रीजन ये है कि चेक मिसप्लेस हो गया था कोरियर के ट्रांजिट के दौरान, और मैंने एनईएफटी से ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। प्लीज कंफर्म द कैंसिलेशन इन राइटिंग फॉर माई रिकॉर्ड्स। कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड पासबुक फ्रंट पेज, ये सारा कुछ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको रियल लाइफ में भी लिखना होगा। प्रिपेयर ए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द एचओडी ऑफ योर इंस्टीट्यूशन फॉर गेटिंग इंटर्नशिप। आप में से बहुत सारे लोगों को सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप करनी है, तो देख लीजिए, ये आपके हेड का नाम है ना। ये सारी डिटेल्स आपके हेड की हैं, डॉक्टर एस.के. अग्रवाल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर आप उनकी ईमेल आईडी, फोन नंबर लिख देंगे। अब यहाँ पर आप एचआर मैनेजर का एड्रेस डालेंगे। देखिए अगर यही चीज लिख लेते हैं ना तो 2 मार्क्स तो आपको यहाँ पर मिल ही जाएंगे आउट ऑफ 7। सब्जेक्ट में ये आ जाएगा। डियर सर मैम, आई एम प्लीज टू रेकमेंड मिस्टर अमन गुप्ता, ए थर्ड ईयर HTTP BTech स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एट आर इंस्टीट्यूट फॉर द समर ट्रेनिंग प्रोग्राम एट योर स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। मैं प्लीज हूँ, मैं खुश हूँ मिस्टर अमन गुप्ता को रेकमेंड करते हुए। ये सारी डिटेल आ जाएंगी। अमन इज अमंग द टॉप 10% ऑफ हिज बैच विद CGPA ऑफ इतने। अमन हमारे यहाँ के टॉप 10 स्टूडेंट्स में से है और 10% नहीं है। और उसमें स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स हैं, कंसिस्टेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस है, रेगुलर स्टूडेंट है। एज हिज फैकल्टी फॉर डेटा स्ट्रक्चर DBMS आई हैव ऑब्जर्व, उसकी डेटा स्ट्रक्चर और DBMS की फैकल्टी होने के नाते मैंने उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज, पंक्चुअलिटी, टीम वर्क बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करा है उसके लैब के प्रोजेक्ट के दौरान। I am confident that this internship will help him gain industry exposure। मुझे confident हूँ मैं कि ये जो internship है ये उसकी industry exposure में बहुत ज़्यादा मदद करेगी और वो आपकी टीम को भी positively contribute करेगा, ठीक है। He is available, ये इस तरह से कर लीजिएगा। अब नोटिस आते हैं। नोटिस में देखिए ये बॉक्स कर लीजिएगा, कॉल फॉर पार्टिसिपेशन। नोटिस आपने लिखा ऊपर टॉप में, यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है जैसे इन्होंने लिखा है एनुअल फेस्ट, किस टॉपिक क्या है वो लिखेंगे। रेफरेंस नंबर कहीं कहीं लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो चलेगा। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दैट द एनुअल कल्चरल एंड टेक्निकल फेस्ट उड़ान विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन आवर इंस्टीट्यूशन एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। ये इन्फॉर्म करा जाता है कि एनुअल कल्चरल और टेक्निकल फेस्ट जो उड़ान नाम से है 2024 का, यहाँ 25 कर लेते हैं,
वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस शेड्यूल के हिसाब से ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। डेट्स यहाँ देनी है, टाइम देने हैं, वेन्यू देनी है, इवेंट क्या क्या होने हैं, डांस, म्यूजिक, नुक्कड़ नाटक, डिबेट, कोडिंग, रोबोबार, जितनी भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। वाई पार्टिसिपेट, शोकेस योर टैलेंट, विन एक्साइटिंग प्राइजेस वर्थ रुपीज इतने, सर्टिफिकेट एंड मेक मेमोरीज। चेरिश यहाँ पर लिख लीजिएगा। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट विल बी गिवन टू ऑल। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में फिर यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर ये इस तरह से यहाँ कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम आता है, ये कॉन्टेक्ट पर्सन हो गई आपकी, और ये उनकी ईमेल आईडी, फिर कॉपी टू भी आ जाता है। ड्राफ्ट एंड अलाइनिंग नोटिस एंड एजेंडा फॉर द एनुअल मीटिंग ऑफ ए कंपनी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनुअल मीटिंग करनी है आपको कंपनी की, उसके लिए आपको नोटिस भी बनाना है और एजेंडा भी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए नोटिस पहले देख लेते हैं। नोटिस में तो देखिए यही है कि नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द एनुअल मीटिंग ओरिएंट विल बी हेल्ड एज पर डिटेल्स बिलो। तो यहाँ पर डिटेल्स आपको डाल देनी है, कुछ नहीं करना। एजेंडा देख लीजिए। टू रिसीव, कंसीडर एंड अडॉप्ट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर इतने अलॉन्ग विद डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। हमें यहाँ पर क्या करना है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर इतने के लिए जो है हमें रिसीव करने, कंसीडर करने, अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहना है। यहाँ पर फाइनल डिविडेंड जो है 15% के माध्यम से डिक्लेयर किया जाना है। इस मीटिंग में एक डायरेक्टर अपॉइंट होंगे इन प्लेस ऑफ मिस्टर राजीव मेहता, राजीव मेहता के प्लेस पर, जो रोटेशन से रिटायर हो चुके हैं रोटेशन के हिसाब से। और टू अपॉइंट, फिर इनको अपॉइंट करना है। ये देखिए टू अप्रूव कॉस्ट ऑडिटर्स के लिए रेमुनरेशन अप्रूव करना है। रेमुनरेशन का मतलब है भत्ता। एनी अदर बिजनेसेस विद द परमिशन ऑफ द चेयर, चेयर मतलब जो परमिशन, जो मेन पर्सन है, चेयर पर्सन है, उसके हिसाब से अगर कुछ और भी बात कही जानी है तो वो अलग है। नोट्स ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, फिर बाई ऑर्डर ऑफ लिख लीजिएगा, जो मतलब ऑर्डर निकाल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा यूनिट है। आई होप आपको यूनिट पसंद आया होगा। आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, सेकेंड ईयर के कोर्सेज डिजाइन हो चुके हैं गेटवे क्लासेस पर। आप समय से अपनी पढ़ाई को स्मूथली चालू कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले दिन से ही पढ़ाई से जुड़ जाएं, ताकि अंतिम दिन में आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप कोर्स परचेज करने के लिए गेटवे क्लासेस के हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस कंटेंट से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो यू कैन कंटेक्ट मी आल्सो एट 9149227725। हैव ए वेरी हैप्पी एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। होप यू विल हैव ए वेरी नाइस एग्जाम। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस टाइम।